Chapter 10 of NCLEX RN वाइटल साइंस एंड लैबोरेटरी इन रेफरेंस इंटरवल्स। इस चैप्टर के अंदर हम जितने भी वाइटल इवेंट्स हैं, लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वाइटल साइंस। वाइटल साइंस के डिस्क्रिप्शन में 6 तरीके के वाइटल्स बता रखे हैं: टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन और पेन असेसमेंट। गाइडलाइंस दी हुई है। तो सबसे पहले बताया हुआ है कि अगर हम कोई भी इनिशियल मेजर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो उससे हमें क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस पता चल जाता है। अगर उसका हेल्थ स्टेटस में कोई भी चेंज आया है तो हमें वाइटल से पता चल जाएगा। फिर सेकंड, नर्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है उन फाइंडिंग्स को आगे बताने के लिए। अगर कोई भी एक्टिविस्ट पर्सन है जो कि अंडर काम कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि इसका पल्स इतना है, ब्लड प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, तो फिर फर्दर उस पर नर्स ही उसको बताएगी। ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड, अगर कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है कि कितना उसका कितने टाइम हमें उसका हेल्थ स्टेटस चेक करना है, तो वो भी नर्स ही बताएगी। और फिर फर्दर जाके वो PHCH प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेगी। फिर नर्स जो है यहाँ पर हमारे को पिरामिड में दे रखा है यहाँ पे कि जो नर्स है वो इंश्योर करती है कि जो भी हमने वाइटल लिया है वो बिल्कुल करेक्ट डॉक्यूमेंट है। और अगर कोई भी अब नॉर्मल फाइंडिंग है, अगर किसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको PHCP पे जाके वही बताएगी कि ये हमारा असेसमेंट हुआ है, इसका टेम्परेचर हाई है। फिर यहाँ पर सी पॉइंट दे रखा है कि वाइटल साइन हमें मेजर कब करने हैं। सबसे पहले जैसे ही हम क्लाइंट से मिले हैं, पेशेंट एडमिट हुआ है अभी, तो हम लोग अभी उसका चेक कर लेंगे टेम्परेचर है या जितने भी वाइटल साइंस हैं। सेकंड, कोई भी फिजिकल असेसमेंट हम कर रहे हैं पेशेंट का, तब करेंगे। अगर कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें पेन होगा पेशेंट को, तो कोई भी ऐसा प्रोसीजर करने से पहले और करने के बाद में हमें सारे उसके वाइटल्स लेने हैं। फोर्थ, अगर कोई भी मेडिकेशन हम उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जैसे कि जिससे उसके कार्डियक, रेस्पिरेटरी या फिर टेम्परेचर पे इफेक्ट हो सकता है, हम तब सारे वाइटल्स लेंगे। फिफ्थ, कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले और बाद में हम चेक करेंगे। फिर सिक्स, कोई भी अगर उसे फिजिकल डिस्ट्रेस की फीलिंग आ रही है, अगर क्लाइंट को लग रहा है कि उसको ना कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो बोलेगा कि मेरे को कुछ बुखार फील हो रहा है, तो तब हमें चेक करना है उसका वाइटल। सेवेंथ, कोई भी इंटरवेंशन कर रहे हैं, जैसे कि हमें अभी पेशेंट का ऑपरेशन होकर आया, हमने उसे खड़ा कर दिया, एम्बुलेट करवा रहे हैं, तो एकदम पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है या फिर उसकी हार्ट रेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकती है। 8, फीवर या फिर कोई भी अननोन इन्फेक्शन हो रखा है उसको, या फिर कोई नॉन इन्फेक्शन है, तब हम उसका वाइटल्स चेक करेंगे। फिर टेम्परेचर दे दिया है यहाँ पे। टेम्परेचर के अंदर इन्होंने बताया है कि 2020 वेब MD के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर फॉल होता है तो एक वाइड रेंज में फॉल हो सकता है, जैसे कि 99 से 97 पर टेम्परेचर पहुंच गया। फिर सेकेंड, कंसिडर, हम लोग तभी कंसिडर करते हैं फीवर को कि हाँ इसको फीवर हो रखा है, अगर उसका टेम्परेचर कुछ बढ़ा हुआ है, अगर हमने उसे टच किया पेशेंट को और पेशेंट गर्म फील हो रहा है, या फिर पेशेंट खुद कह रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे बुखार हो गया, फीवरिश हो रहा है, वो उसका फेस रेड हो रहा है, बिल्कुल ग्लासी आइज हो रखी है, उसको ठंड लग रही है। थर्ड, कुछ हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंसिडर करते हैं कि फीवर अगर 100 है या उससे ऊपर है तभी वो मानते हैं, तो हमें ऐसी एजेंसीज के बॉडी टेम्परेचर या फिर किसी भी चीज़ को जो उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है उनको कंसिडर करना पड़ता है। फोर्थ, कॉमन साइट दे रखा है, जैसे कि माउथ, रेक्टम, एक्जिला, ईयर और हमारा फोरहेड या फिर टेम्पोरल आर्टरी साइट बोल सकते हैं। फिफ्थ, जो रेक्टल टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ आता है अगर हम कंपेयर करें, और जो टिम्पैनिक एक्सिलरी टेम्परेचर है वो 1 डिग्री लोअर मिलता है ओरल टेम्परेचर से। रेक्टल वाला 1 डिग्री हाइयर और टिम्पैनिक एक्सिलरी वाला 1 डिग्री लोअर ही होता है। नेक्स्ट, बॉडी टेम्परेचर कन्वर्जन दे रखा है कि हम लोग फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे। फिर नर्सिंग कंसिड्रेशन में टाइम ऑफ डे दे रखा है कि हम किस टाइम करेंगे, टेम्परेचर कैसा होता है, क्या है हिसाब। तो टेम्परेचर लो होता है जैसे हम सो के उठते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सारी ही मसल्स हमारी रेस्ट पे होती हैं, इनएक्टिव होती हैं। बी, जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा दोपहर के टाइम पे बढ़ता है हमारा, और क्योंकि उस टाइम पे बाहर से भी जो टेम्परेचर होता है वो हाइयर होता है। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हमारा, अगर यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर
ठंडा है, विंटर्स का टाइम है, तो हमारा टेम्परेचर भी कम मिलेगा, और अगर गर्मी का टाइम है, समर सीजन है, तो हमारा टेम्परेचर हाई मिलेगा। एज में बता रखा है जो इन्फेंट है उनका हीट रेगुलेटिंग सिस्टम फुली डेवलप ही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनका जो टेम्परेचर है वो लो हो सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं हम तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ओव्यूलेशन हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, प्रेगनेंसी है, मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, स्ट्रेस है तो उसकी वजह से हार्मोन सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ेंगे, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होकर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कोई भी बीमारी हो रखी है, इलनेस है, तो इन्फ्लामेशन हुएगी कहीं पे भी, उसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर हम टेम्परेचर ले ही नहीं पा रहे हैं तो वो एक सीरियस कंडीशन है, मतलब पेशेंट हाइपोथर्मिया में हो सकता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। फिर यहाँ पर पिरामिड में कुछ की पॉइंट दिए हुए हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग डिवाइसेस हैं तो उनके हमें मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उन्हें यूज़ कैसे करना है। फिर यहाँ पर ओरल टेम्परेचर का बता रखा है। तो ए में बताया है कि अगर हम कुछ भी बहुत ही ज़्यादा गर्म ले रहे हैं, कुछ भी ठंडा ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो 15 से 20 मिनट का वेट करना है टेम्परेचर चेक करने से पहले। बी, जो थर्मोमीटर है उसको टंग के अंडर रखना है और फिर क्लाइंट को बोलना है कि वो जो टंग है उससे उसे दबा के रखे, बाइट नहीं करना है। सेकंड है रेक्टल, रेक्टल के अंदर हमें उसको लेफ्ट साइड लिटा देना है। और फिर अगर हम बी दे रखा है कि अगर हम उसका ओरली नहीं ले पा रहे हैं, दूसरे मेथड से नहीं ले पा रहे हैं, जैसे ओरल सर्जरी हो रखी है, एनजी ट्यूब पड़ी है, सीजर का खतरा है, तब हम उसका रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं। सी, हम थर्मोमीटर को लुब्रिकेट करेंगे और उसको रेक्टम के अंदर इंसर्ट कर देंगे, अम्बलाइकस की तरफ हम लोग पुश करेंगे और 1.5 इंचेस जैसे कि 3.8 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं करना, इतना ही करना है। और बच्चों के अंदर 0.5 इंच 1.25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं करना है। कोई भी इन्फेंट 1 साल तक का बच्चा है। टी पिरामिड में दे रखा है कि हमें रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना अगर कोई भी रेक्टम की सर्जरी हो रखी है, डायरिया है, फीकल इन्फेक्शन है, रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है या फिर ब्लीडिंग का खतरा है। फिर है थर्ड एक्सिलरी, एक्सिला का हम कब लेंगे, तो अगर हम ओरल टेम्परेचर या फिर दूसरे मेथड नहीं ले पा रहे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तब हम लेंगे ए। फिर बी, अगर हमारा एक्सिला जो है वो काफ़ी ना लेस एक्यूरेट होता है तो हम इसको हम कम ही कंसिडर करते हैं। पर अगर ओरल हमारा ओरल, टिम्पैनिक, रेक्टल, टेम्पोरल सारे ही कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रखे हैं कि हम इनसे नहीं ले सकते, तब जाके हम एक्सिला से लेते हैं। एक्सिला सी में दे रखा है कि एक्सिला ड्राई होनी चाहिए और टाइटली पेशेंट को बोलेंगे कि अपना हाथ ना चेस्ट से चिपका के रखें। फिर है फोर्थ टिम्पैनिक। फिर ऑडिटरी कैनल दे रखा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, उसको हमें चेक करना है कि वो रेड तो नहीं हो रखा, स्वेलिंग तो नहीं आ रही, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। प्रॉब इंसर्ट करने से पहले हमें ये सारी चीज़ें देखनी है कि कहीं कोई डिस्चार्ज तो नहीं है। बी, हमें देखना है कि कोई बहुत ज़्यादा ईयर वैक्स तो नहीं है जो उसे ब्लॉक कर रही है, तभी हमें उसको चेक करना है टिम्पैनिक मेथड से। फिर दे रखा है फिफ्थ टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी ये हमारे फोरहेड हमारा ड्राई होना चाहिए। बी, थर्मामीटर को हमें ऐसे स्किन के अगेंस्ट रखना है। सी, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो हम उसको पीछे रख सकते हैं ईयर लोब के, गर्दन की तरफ। फिर है थर्ड पल्स, पल्स हम देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि पल्स एक पाल्पेबल बाउंडिंग हमें फील हो रही है, हमारी कोई भी पेरिफेरल आर्टरी है वहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमें कुछ पल्सेशन फील होती है जो एक इनडायरेक्टली सर्कुलेटरी स्टेटस को बताती है। एवरेज एडल्ट पल्स 60 से 100 होती है। थर्ड, पल्स रेट इवैल्यूएट करता है कि किसी भी पेशेंट की टॉलरेंस कितनी है। अगर हम कोई भी इंटरवेंशन करवा रहे हैं, सपोज पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, हम उसको एम्बुलेट करवा रहे हैं, तो हम तब चेक करेंगे कि उसकी पल्स रेट कहीं बढ़ तो नहीं गई है, कहीं घट तो नहीं गई है, एक्सरसाइज करवाते हुए, नहलाते हुए। फोर्थ, पीडल पल्स हम तब चेक करते हैं अगर हमें लगे कि कोई ब्लॉकेज है, तो इससे हमें सर्कुलेटरी अगर कोई भी आर्टरी ब्लॉक्ड है उसका पता चल जाता है। पीडल पल्स डिफ़िकल्ट होती हैं लोकेट करने में बहुत बार, तो हम अल्ट्रासोनिक स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं जिससे एम्पलीफाई कर सकें उन साउंड वेव्स को जो भी हमारी पल्स फ्लो कर रही है उसको। फिर है बी, नर्सिंग कंसिडरेशन, हार्ट रेट एज के साथ में स्लो होता चला जाता है। फिर है पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, इसमें दे रखा है कि एक्सरसाइज, इमोशन, पेन और इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, स्टिमुलेंट मेडिकेशन, ये सभी मिलकर हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देती हैं।
और जो भी डिप्रेसेंट मेडिकेशन होती हैं वो कार्डियो वस्कुलर सिस्टम को ही स्लो कर देती हैं। फिर है 7th में कि जो बीपी है अगर वो लो हो जाए तो भी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, तो भी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर है सी, असेसिंग पल्स क्वालिटीज़। इसके अंदर दिया हुआ है कि हमें क्या क्या चीज़ें असेस करनी होती है, रेट, रिदम, स्ट्रेंथ और इक्वालिटी। फिर है डी, पल्स पॉइंट्स और लोकेशन। जो टेम्पोरल आर्टरी होती है वो ईयर के फ्रंट में होती है। कैरोटिड आर्टरी जो है हमारी वो ऐसे नेक पे फील हो जाती है, ट्रैकिया और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के बीच में। फिर है एपिकल पल्स, ये हमारी 5th इंटरकोस्टल स्पेस में होती है। ब्रेकियल पल्स एंटीक्यूबिटल फॉसा में होती है जो कि एल्बो वाला पार्ट है। रेडियल पल्स थंब साइड पे होती है, ये हमारे रेडियस जो है वहाँ पर फील कर सकते हैं। अल्नर पल्स ये हमारी रिस्ट की तरफ होती है, ये रिस्ट में है। फेमोरल पल्स जो है वो इनग्वाइनल और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में है। पॉप्लिटियल पल्स नी के पीछे है। पोस्टीरियर टिबियल पल्स इनर साइड में है, एंकल के अंदर की तरफ है, और जो एंकल बोन है उसके नीचे एंकल बोन को हम मीडियल मेलियोलस बोलते हैं। ग्रेडिंग स्केल दे रखा है पल्सेस के लिए। अगर स्ट्रॉन्ग, अगर 4+ है तो स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग है। 3+ मीन्स फुल पल्स है, इंक्रीज हो रखी है। 2+ मीन्स नॉर्मल है, इजीली पाल्पेट कर सकते हैं। 1+ का मीन्स बहुत हल्की है, वीक है, पाल्पेट मुश्किल होगी। 0 का मतलब है ही नहीं, पाल्पेट ही नहीं हो रही है। 10 में दे रखा है कि जो डॉर्सालिस पेडिस पल्स है वो बिल्कुल फुट के टॉप पर हमें फील हो जाती है। फिर पिरामिड में दे रखा है कि एपिकल पल्स को हम काउंट करेंगे पूरा 1 मिनट के लिए। अगर इरेगुलर रेडियल पल्स है तो, या फिर अगर हमें कोई भी कार्डियक मेडिकेशन किसी को भी एडमिनिस्टर करनी है जैसे कि डिजॉक्सिन या फिर बीटा ब्लॉकर्स, या फिर हम किसी भी छोटे बच्चे के अंदर कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं जो कि 2 साल से कम का है तब। फिर है पल्स डेफिसिट। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो रेडियल पल्स है वो लेस देन है एपिकल पल्स से। जो हमारे हाथ वाली है पल्स हम फील कर रहे हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू दी, अगर जो भी हमारी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उनके कंपैरिजन में। फिर सेकेंड, अगर हमारा पल्स डेफिसिट है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी पेरिफेरल परफ्यूजन है, हाथों पैरों के अंदर खून जा रहा है वो कम जा रहा है और कार्डियक डिसरिथमियास हो रहे हैं। थर्ड, अगर इसे हम चेक कैसे करेंगे, अब या तो हमारे पास एक एग्जामिनर है या 2 हैं। अगर हमारे पास एक है तो सबसे पहले अस्कल्टेट करेंगे एपिकल पल्स को और फिर हम रेडियल पल्स को एग्जामिन करेंगे। सेकंड, अगर हमारे पास 2 हैं तो एक पर्सन जो है वो एपिकल पल्स को देखेगा, जो दूसरा है वो रेडियल पल्स को देखेगा। फिर है फिफ्थ, अगर पल्स डेफिसिट है वो इंडिकेट कर रही है कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो इनफेक्टिव हो रहे हैं, ढंग से कार्डियक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है।